नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और ऑन एयर शो में उनके जवाब आप पा सकते हैं। आज हमारे साथ फिनसेफ इंडिया की फाउंडर एंड डायरेक्टर मृन अग्रवाल इस वक्त हैं। बहुत शुक्रिया मृन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमेशा से और हर रोज हम ये करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पे बात करने से पहले, कॉलर्स के जो कॉल होते हैं वो लेने से पहले हम म्यूचुअल फंड के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर करते हैं और साथ साथ जो बाजार के डाउट्स रहते हैं उस वक्त के, उस दौर के, उसकी भी बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोने की। जाहिर सी बात है, सोने की चमक जो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और इस बढ़ते हुए चमक के साथ आपको क्या लगता है मृन, अभी सोने के लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसा टाइम चल रहा है, ले सोना? तो नमस्ते स्मिता। और सोना, हाँ, अब तो फेस्टिवल सीजन है तो किसी को मना तो कर नहीं सकते हैं। बट ये जो हमने सोने के भाव में जो इंक्रीज देखा है वो इसीलिए है। अब सभी जानते हैं रिसेंटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में, तो इसकी वजह से टिपिकली जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आती है, जियोपॉलिटिकल की जो सिचुएशन आती है, तो इन ऐसे मामलों में फिर इमीडिएटली गोल्ड इज अ सेफ हेवन टू इन्वेस्ट इन, एंड इसीलिए एकदम से सोने का जो भाव है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं एकदम से 1-2 हफ्ते में सोने का भाव काफी बढ़ गया है। दूसरी चीज ये है कि यूएस में भी अभी तक तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस नहीं किए हैं, बट ये संभावना है कि अगले साल से इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जा सकते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सोना का भाव बढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स अपने इंडिया में फेस्टिवल सीजन भी चालू हो गया है और ये मतलब दिवाली के टाइम में तो सभी लोग गोल्ड में कुछ ना कुछ खरीदारी तो करते ही हैं। तो जो ये हम सडन राइज देख रहे हैं वो इन सब वजह से ये हम सडन राइज देख रहे हैं। बट मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ये सिचुएशन कंट्रोल में आता है तो शायद थोड़ा सोने का भाव गिर भी जाएगा। अगर ये सिचुएशन बना रहता है और अगर दूसरी कंट्रीज भी इसमें आकर मिल जाती हैं और ये सिचुएशन और बड़ा हो जाता है, मामला बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऑफकोर्स गोल्ड का भाव बढ़ता जाएगा। बट एज एन एडवाइजर मेरा हर समय यही रिकमेंडेशन है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 15% तक एलोकेशन गोल्ड में रखना चाहिए। और ये जो हम सडन इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ गोल्ड आर टिपिकली इन द रेंज ऑफ अबाउट 9%। इट बीट्स इन्फ्लेशन बाय 2 to 4%, सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट क्योंकि ये सडनली इन सब रीजंस की वजह से बढ़ गया है, हमें नहीं खरीदना चाहिए। We should buy it and keep it for long term and limit the exposure to 15% in our portfolio. जी, लेकिन मृन हम अक्सर देखते हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोना मतलब कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ लॉकर तक ही सोना अच्छा लगता है। यहाँ पर आप किस तरीके की सलाह देना चाहेंगी जो लोग अभी भी लीस्ट इंटरेस्टेड हैं सोने को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने को लेकर, उनको किस तरीके से आप सलाह देना चाहेंगी? तो वैसे भी एक्चुअली मैं ज्वेलरी और ये कॉइन्स वगैरह रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि इन सब में आपको काफी ओवरहेड लग जाता है। जैसे अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो करीब 25 से 30% के ओवरहेड चार्जेस लग जाते हैं, एंड विच मीन्स कि इट्स नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो मैं यही कहूंगी कि जो भी सोना खरीद रहा है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में कीजिए। इसमें 0 कॉस्ट है, एट द एंड ऑफ 8 साल का लॉक इन है जो अच्छा टर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। और 8 साल के बाद जो आपको रकम आएगी, ऑफ कोर्स इट्स डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ गोल्ड एट दैट टाइम, बट जो आपको रकम भी आएगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो मेरे ख्याल से तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा, बिकॉज ये टैक्स एफिशिएंट भी है, 0 कॉस्ट भी है, एंड ऑफ कोर्स ये मार्केट लिंक्ड है और इसमें कोई ओवरहेड चार्जेस वगैरह नहीं है।
जी, तो कुल मिलाकर सोने में इन्वेस्ट करना बेहद फायदेमंद। उतार चढ़ाव तो सोने में होते रहते हैं, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काफी फायदा पहुंचा सकता है, जैसा कि इमरान ने बताया। तो फिर सोने में आप इन्वेस्ट करिए, पोर्टफोलियो में इसको शामिल कीजिए, और चाहे तो अपने लॉकर में भी रखिए। सोना हर जगह अच्छा है और हर जगह चमकता है। चलिए, अब पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निरंजन कुलकर्णी पुणे से। निरंजन जी, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। हाय, निरंजन कुलकर्णी बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल है, मेरा अभी 14,000 का SIP चालू है और मेरा टारगेट है 3 CR का इन 20 ईयर्स। सो मुझे और कितना बढ़ाना पड़ेगा या क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो मुझे जानना था। प्लस और एक मेरा सवाल था कि होम लोन रीपे करने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स का यूज कैसे कर सकते हैं अगर जल्दी हमको रीपे करना है तो। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तुमरिन 34 साल इनकी उम्र है, 14,000 की SIP ये कर रहे हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे तो 20 साल में, माफ कीजिएगा, टारगेट अगर आप देखेंगे तो 20 साल में इनको 3 करोड़ का जो इनका टारगेट इन्होंने सेट कर रखा है। रिव्यू पोर्टफोलियो का चाहते हैं। 60 लाख का इनका होम लोन है, जिसको लेकर इन्होंने सवाल पूछा, और रीपे को लेकर। और जो इनका पोर्टफोलियो है वो अगर आप देखेंगे तो मिराई एसेट फोकस फंड इनके पास है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, SBI का मैग्नम ग्लोबल इनके पास है, और SBI ब्लू चिप फंड इनके पास है। 4,000, 4,000, 3,000, 1,500 इसका एलोकेशन उन्होंने कर रखा है। कुल मिलाकर जो फ्लेक्सी और इस तरीके के फंड्स हैं, इसमें इनका जो एलोकेशन है वो अगर आप देखेंगे तो 4,000 का इन्होंने कर रखा है। क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? तो सबसे पहले कि जो भी हमारा लक्ष्य होता है, अभी इन्होंने 3 करोड़ का बोला है, तो ये 20 साल के बाद अगर हम इसमें 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन लगाते हैं तो ये करीब बन जाएगा 9.5 करोड़, राइट। एंड इसके लिए आपको करीब 1 लाख महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हम 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं। दूसरी बात, इनको होम लोन रीपे करना है 60 लाख का, तो टिपिकली होम लोन तो लोग 15-20 साल के लिए लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये 6-7 साल में रीपे करना चाह रहे हैं और इसमें अगर हम 9% के हिसाब से रिटर्न लेते हैं तो इसमें इनको एक और 60,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो रकम जो उनको निवेश करनी पड़ेगी वो काफी भारी है, तो इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। एंड अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि हमारी जो रकम है वो बढ़कर एकदम से बहुत तेज बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बट एक्चुअली ये नहीं है। और अच्छा है कि ये आए हैं और इन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं। अच्छा, अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो के बारे में देख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं, जैसे इनके पोर्टफोलियो में SBI ब्लू चिप फंड है, जो लार्ज कैप फंड्स हैं, मेरे ख्याल से ये अगर ये एक कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद लें, ICICI का भी अच्छा है, आई थिंक ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो लार्ज कैप फंड्स हैं, दे आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स। तो बाकी का पोर्टफोलियो इनका अच्छा है, UTI फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वगैरह, उसमें ये बने रहें। जी, तो कुल मिलाकर महंगाई को ध्यान में रखते हुए, किसी के लिए भी है, ना सिर्फ निरंजन जी के लिए, कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए आप टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर टारगेट 20 साल का बना रहे हैं तो महंगाई के अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट है वो कम पड़ सकता है। तो इसलिए आपके लिए भी ये सलाह है कि 3 करोड़ का जो आपका टारगेट है उसको आप बढ़ाइए। अगर आपको 20 साल के लिए चाहिए तो उसका जो वैल्यू होगा वो कम से कम 9.6 CR हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 1 लाख की SIP तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा टारगेट है। इसके अलावा 12% की रेट से आप इसको हासिल भी कर लेंगे अगर आप 1 लाख की SIP करते हैं तो। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ब्लू चिप फंड जो है SBI का, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने फंड्स में फेरबदल कीजिए और अपना टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंग आप SIP कीजिए। फिर जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं उसे आराम से कर लेंगे। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल। राहुल, बताएं जरा क्या कुछ है आपका सवाल। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरा सवाल है कि मेरा SIP चालू है 46,000 का। मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो भेजा है। उनमें से मेरा लक्ष्य आफ्टर लाइक 15 ईयर्स 2 CR का। तो एनी चेंजेस इफ आई रिक्वायर्ड इन दिस पोर्टफोलियो और या ओके, एक तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगी हर किसी कॉलर से कि जो भी आप हमें सवाल बताएं उस वक्त आपके टीवी का वॉल्यूम या तो आप कम रखिए या तो आप उसको म्यूट पर रख दीजिए, क्योंकि इससे जो आवाज़ है वो वापस आपकी आती है और उतनी क्लैरिटी नहीं होती आपके सवालों में। फिर भी राहुल, आपको हमने अच्छे से सुना और आपका जो सवाल है वो हमारे पास है भी, आपकी क्वेरी। 41,000 की मृण इनकी SIP है। पोर्टफोलियो का वैल्यू 8 लाख अब तक इनका हो चुका है। NPS में 5,000 का ये निवेश करते हैं।
15 सालों में 2 करोड़ का इनका टारगेट है। और जो इनका पोर्टफोलियो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड इनके पास है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, इन्वेस्को का नेस्डेक फंड इनके पास है, 100 ETF, इसके अलावा क्वांट मिड कैप फंड है, PGIM का इंडिया मिड कैप ऑप्स है इनके पास, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, 11,000, 5,000, 3,500 ऐसे एलोकेशन उन्होंने कर रखा है, यानी कि एक अच्छा एलोकेशन उन्होंने कर रखा है। और काफी मिक्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि रिपीटेशन है इनके, अगर आप फंड्स में देखेंगी तो क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? तो सबसे पहले तो अगर हम जो आपने 8 लाख इन्वेस्ट किया है अगर उसको अकाउंट में लेते हैं, फिर भी आपको करीब महीने के 90,000 डालने पड़ेंगे आपका लक्ष्य पाने के लिए, राइट, विच इज 2 crores in 15 years, right? एंड ये ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो आपका 2 करोड़ है वो करीब 5 करोड़ हो जाएगा 15 साल के बाद बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। अभी सबसे पहले तो बहुत अच्छा है कि आप एनपीएस में पैसे डाल रहे हैं। आई होप आप एक्टिव इक्विटी ऑप्शन में डाल रहे हैं एनपीएस में, क्योंकि एनपीएस में भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं लाइक इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बट सिंस आपके पास रिटायरमेंट के लिए टाइम है तो मैं यही बोलूंगी कि आप बिल्कुल जो 75% इक्विटी का जो ऑप्शन है, एक्टिव इक्विटी का ऑप्शन है, सबसे पहले तो आप इंश्योर कीजिए कि आप उसमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी और ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसमें स्विच कर सकते हैं और इसमें आपको कोई टैक्स या चार्जेस नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है। बाकी मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा तो एक ही चीज था, ओवरलैप तो इतना ज्यादा नहीं है, बट एक ही चीज है कि मतलब थोड़ा सा आपके पास फंड्स थोड़े ज्यादा हैं, तो अब आप इससे और कोई फंड मत बढ़ाइएगा। अगर आपके पास आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्हीं सब फंड्स में कीजिए। जनरली 5 फंड से ऊपर जरूरत नहीं है, तो इन्हीं में ही बने रहें और इन्हीं में ही फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करें। जी, तो कुल मिलाकर महंगाई को देखते हुए आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको 4.8 CR के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए 90,000 की आपकी SIP लगेगी। तो आप इस SIP को बढ़ाइए और एनपीएस की जगह इक्विटी जो ऑप्शंस होते हैं एनपीएस में उसका आप चयन कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। फंड का सिलेक्शन आपका अच्छा है, इसमें निवेश आप जारी रख सकते हैं, ये ब्रिन की सलाह है आपको। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ प्रीत इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रीत, क्या कुछ सवाल है आपका? जी मैडम, ये मैं जो है ना 16,000 की SIP कर रहा हूँ SBI लार्ज और मिड कैप में और निपॉन स्मॉल कैप में 8,000 रुपए की। तो 50 लाख का लक्ष्य है मैडम, और ये इसमें कुछ और जोड़ना है या इससे ही हो जाएगा? 10 साल का टारगेट है। ठीक है, तो प्रीत चौधरी का ये सवाल है। 36 साल इनकी उम्र है और 16,000 की SIP अभी मिरन कर रहे हैं। 60,000 इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है और 10 साल में इन्होंने महज 50 लाख का टारगेट अपने लिए रखा है। पोर्टफोलियो जो है इनका SBI लार्ज एंड मिड कैप है 8,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इनके पास 8,000 का है। तो बड़ा ही छोटा सा पोर्टफोलियो, और जो आप देखेंगे तो लक्ष्य भी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो सेट किया है वो भी छोटा ही कहेंगे। तो क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? तो अगेन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इनको एक 27,000 और डालने पड़ेंगे। जो 16,000 डाल रहे हैं वो ठीक है, इसके ऊपर एक और 27,000 डालने पड़ेंगे अपना लक्ष्य को पाने के लिए। फंड्स तो ठीक है, फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही कहूंगी कि अगर आप और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक मिड कैप फंड या एक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मे बी कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ऐसे 2 फंड आप ऐड कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही मेरी सलाह रहेगी। जी, तो कुल मिलाकर आप इन्वेस्टमेंट अगर कर ही रहे हैं तो जैसा कि मृण ने बताया आप इसमें ऐड कर सकते हैं मिड कैप, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने महंगाई को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्योंकि जो टारगेट आप चाहते हैं उस टारगेट की उतनी वैल्यू नहीं होती है। वो उसके लिए आपको बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है, क्योंकि 50 लाख तब 90 लाख हो जाएगा 10 साल के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 43,000 की SIP करनी पड़ेगी। तो जो आपका 16,000 की जो SIP है उसको आप बढ़ाइए, और इसको आप स्टेप अप करके भी बढ़ा सकते हैं, या चाहे तो आपको जैसे आपकी सहूलियत है आपके उसके अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ाइए और बढ़ाकर
म्यूचुअल फंड से जो आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो, जहां हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ है मृन अग्रवाल। तो मृन, चलिए आगे। अगले कॉलर हमारे सुजीत, ईमेल के जरिए उन्होंने हमें सवाल भेजा है, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो इनका एकमुश्त निवेश को लेकर सलाह की इन्होंने मांग की है। 7 लाख का इनको निवेश करना है, 10 साल के लिए निवेश करना है। किन फंड में निवेश करना सही रहेगा? सिंपल सीधा सवाल है इनका। तो सिंस इनको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, ऑफ कोर्स अपने रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कीजिए। और ये इसीलिए क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम अपना वी आर ट्राइंग टू बीट इन्फ्लेशन, राइट? तो इक्विटीज एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट भी कर सकता है। और अगेन इसमें अगर हम अपने आप से स्टॉक खोजने को निकले तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन सा स्टॉक खरीदें, कब तक इसमें मतलब निवेश रखें, कब इसमें एग्जिट करें, ये सब मतलब हमसे खुद से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आसान सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप बहुत इजीली ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और मैं ये हर समय यही कहती हूँ कि अगर आपको विद इन इक्विटी फंड्स, ये इक्विटी फंड्स चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतने सारे इक्विटी फंड्स हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, वो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में कीजिए। अच्छा, इक्विटी में भी अगर आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू डोंट वांट टू डू एनी रिसर्च, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बट क्योंकि आपने कहा आपको मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए, तो अगर हम देखते हैं तो जनरली लॉन्ग टर्म, एंड बाय लॉन्ग टर्म आई मीन 10 to 15 years, अगर हम 10 to 15 ईयर के पीरियड्स में देखते हैं तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स have the actively managed ones, the actively managed mid cap and small cap funds have a very good outperformance over the flexi cap or the other categories of funds. So अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप मिड कैप कैटेगरी चुनिए। एंड मिड कैप में मेरा फेवरेट तो है ही कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। मेरे एसेट मिड कैप फंड इज ऑल्सो देयर। आप इन दोनों फंड्स में भी कोई भी चुन सकते हैं। जी, तो सुजीत को सलाह यही है कि रिस्क लेने की क्षमता है तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाइए और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़िए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश की आपको सलाह दी गई है। इसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में रिस्क कम होता है, इसलिए आपको ये सलाह दी गई है। फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। ऑल्सो एक यहाँ पर छोटा सा सवाल मेरा था आपसे मृन, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि हम SIP को ज्यादा तवज्जो दें या फिर हम लमसम जो होता है उसको ज्यादा तवज्जो दें। आप किसके लिए ज्यादा फेवरेबल रहती हैं हमेशा? देखिए, अगर हमारा होल्डिंग लॉन्ग टर्म है, अगर हमारा 15-20 साल का होल्डिंग है फॉर एग्जांपल, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हमने SIP की या अगर हमने लमसम किया। ऑब्वियसली शॉर्टर टर्म पीरियड में ज्यादा फर्क पड़ेगा, और बाकी तो अपना जो सहूलियत है, मतलब जो भी जो भी किसी की कन्वीनियंस है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इश्तियाक हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। इश्तियाक, पूछे क्या कुछ है आपका सवाल? मैडम, मेरा नाम इश्तियाक आलम है और मेरा एक बहुत ही सिंपल सा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल है। मैडम, मेरी एक 2 साल की बेटी है। मैंने उसके लिए लॉन्ग टर्म में 15-16 साल का टाइम होरिजन रखा है। उसकी पढ़ाई के लिए एटलीस्ट मुझे 50 लाख की जरूरत होगी। प्रेजेंटली मैं अभी एक्सिस मिड कैप फंड में 4000 और एक्सिस ब्लू चिप फंड में 4000 पिछले 1 ईयर से मैंने इन्वेस्ट किया है। किसी ने मुझे बताया कि SIP में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल मैं अपनी बच्ची के टाइम होरिजन 15-16 साल में 50 लाख के लिए 8000 पर मंथ कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि पिछले साल उतना अच्छा इसका आया नहीं है रिटर्न। तो क्या मुझे इसमें बने रहना चाहिए या फिर मुझे कोई दूसरा नया फंड देखना चाहिए? मुझे कुछ काइंडली हमको गाइड कीजिए, क्या करना होगा। ठीक है, मृन आपको बिल्कुल गाइड करेंगी इसमें। तो मृन, इश्तियाक का सवाल तो आपने सुना ही, और साथ में उन्होंने जो थोड़ी सी अपनी बातें बताई काफ़ी इमोशनल होके कि उनकी 2 साल की बेटी है और उसके लिए ये उन्होंने 15-16 साल का टारगेट रख के निवेश किया है। 50 लाख का छोटा सा इनका लक्ष्य है। इन्होंने खुद बताया भी कि छोटा सा ही लक्ष्य है, और नए फंड को लेकर इनको सलाह भी चाहिए। इनके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड है 4000 का, और साथ ही इनके पास एक मिड कैप फंड है एक्सिस का 4000 का एलोकेशन। क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी?
तो सबसे पहले तो आपको करीब 24,000 पर महीना इन्वेस्ट करना है। तो आपको जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आपको 3 गुना बढ़ाकर 24,000 करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि एक्चुअली हमने तो इन्फ्लेशन 6% पर ही लिया है, पर ज्यादातर एक्चुअली हम देखते हैं कि जो एजुकेशन के ऊपर इन्फ्लेशन है वो 10% से कभी कभी ऊपर भी होता है। फिर भी अगर आप 24-25 हजार पर प्रति महीना इन्वेस्ट कर पाएंगे तो ये अच्छी बात रहेगी। अब दूसरी बात, जैसे कि मैंने पिछले कॉलर को भी बताया था कि जो ब्लू चिप फंड्स हैं, एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आई प्रेफर द निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दूसरा, आपने दो और बातें मैं कहना चाहूंगी। एक तो आपने कहा कि पिछले 1 साल में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। ये मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि एक्चुअली अभी तो अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई है मार्केट में। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं रहेगा कि ये फंड हर समय नंबर 1 में रहेगा, राइट? और फंड्स के भी अपने साइकिल्स होते हैं, कभी कभी फंड ऊपर होता है, कभी कभी फंड नीचे रहता है, हो सकता है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि लॉन्ग टर्म में ये फंड कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, राइट? ये हमें ज्यादा देखना है वर्सेस सीइंग कि ये नंबर 1 है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने कहा कि इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो जो कंपैरिजन हम करते हैं फंड परफॉर्मेंस को लेकर, राइट, उसमें इट्स अ रिलेटिव परफॉर्मेंस जो हमें कंपेयर करनी है। तो हमें देखना है कि हाउ इज माय फंड परफॉर्म्ड वर्सेस द कैटेगरी एवरेज एंड वर्सेस द बेंचमार्क, राइट? एंड उसके बेसिस पर हमें ये थोड़ा टाइम के लिए ट्रैक करना है। तो ऐसे हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर में फंड की अंडर परफॉर्मेंस हो और इसमें कोई एक्चुअली मतलब वरी की बात नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि नंबर 1 जो आपका एक्सिस ब्लू चिप है, इसको आप निफ्टी 50 वाला फंड ले सकते हैं। दूसरा, एक्सिस मिड कैप में आप बने रहें। तीसरा, अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ा फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपने एक लार्ज कैप खरीदा है और आपने एक मिड कैप खरीदा है, बट आपने सेम फंड हाउस से खरीदा है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू डाइवर्सिफाई अमंग फंड हाउसेस बिकॉज यू ऑल्सो गेट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड हेंस आई वुड रिकमेंड कि यू कैन लुक एट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, यू कैन ऑल्सो लुक एट निपॉन स्मॉल कैप। ये 2 आप फंड्स और ऐड कर सकते हैं अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। जी, तो सलाम मानिए इश्तिका जी, आज जो कहा है अमरिन जी ने उनका, और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड से जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अमरिन, वक्त हो गया है इस वक्त टॉप 4 फंड्स के, तो आज के लिए क्या हैं आपके टॉप 4 फंड्स? सबसे पहले ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेकंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड फोर्थ निपॉन स्मॉल कैप। चलिए, तो ये 4 फंड्स आज अमरिन की तरफ से जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो भी, अगर आप पुराने इन्वेस्टर यानी कि आप करते आ रहे हैं तो भी आप अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया अमरिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉलर्स के सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अभी के लिए योर मनी में बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।